प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फोर्थ चैप्टर पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसकी जो बेसिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना को डिटेल से हमने जाना। प्रस्तावना में जो संशोधन, उसके मूल तत्व, तो काफ़ी जानकारियाँ हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की। आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें मूल कौन कौन से आदर्श, कौन कौन से जो उद्देश्य क्या हैं संविधान के। क्योंकि हमने देखा था किसी भी देश की संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो उस देश के जो आदर्श हैं उनको दर्शाती है, उस देश के जो संविधान का उद्देश्य क्या है उसको दर्शाती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यद्यपि हमने जाना और उससे हमें पता भी लग गया, तो उसमें कौन कौन से आदर्श जो छुपे हुए हैं, कौन से आदर्श निहित है उसमें, पूरे संविधान की जो भावना है उसमें कौन कौन सी भावनाएं हमें पता लगती हैं। तो हमारे संविधान का जो वास्तविक उद्देश्य है, तो वो सारे जो पॉइंट हैं, वो सारी जो बातें हैं, वो आज हम जानेंगे। और न केवल उनको शाब्दिक दृष्टि से जानेंगे, बल्कि उसके जो उनका मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ केवल उनके आदर्शों का मतलब इतना नहीं है केवल हम उनके आदर्शों को ही जानेंगे, बल्कि कई बार उनको लेकर एक एक जो आदर्श, एक एक उद्देश्य को लेकर, एक एक जो पॉइंट को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न किस किस तरीके से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए ये होने वाला है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि वो सारी वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। इस वीडियो की प्ले लिस्ट में जाके, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं सारी वीडियो क्रमबद्ध रूप में। और चाहें तो इस चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बस आइए बढ़ते हैं और आज की जो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक देखते हैं। विद्यार्थियों, ये स्लाइड में आप सामने देख पा रहे हैं, ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ आदर्श है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो निहित हैं, या आप इनको उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में इसको लेकर बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक जो पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारा जो संविधान चाहता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हमें संविधान के कौन कौन से उद्देश्यों का, कौन कौन से आदर्शों का, कौन कौन से मूल्यों का, क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी हमें पता लगती है। तो आइए देखते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से। सबसे पहला जो आप विद्यार्थियों पॉइंट देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, कि हम भारत के लोग, आपको पता है कि संविधान की जो शुरुआती वर्ड जो है, संविधान की जो शुरुआत है वो भी यहीं से होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। तो ये एक तरह से संविधान का स्रोत भी है। अगर आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हैं भारत की जो जनता है वो संविधान का वास्तविक स्रोत है। क्योंकि जो एक अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को भारतीय जनता ने ही बनाया है, भले ही भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संविधान सभा ने बनाया, लेकिन वास्तविक जो स्रोत है भारतीय संविधान का, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो वो जो भारत की जनता है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का जो स्रोत है, संविधान का स्रोत क्या है। तो अब हम भारत के लोग का मतलब यहाँ पर जो अंतिम सत्ता है वो भारत की जनता के हाथों में है। वास्तविक जो शक्ति है संविधान की, जो अंतिम शक्ति है, वो जनता के हाथों में है। वो आपको पता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार डेमोक्रेसी है, एक सशक्त लोकतंत्र है भारत। और संविधान की प्रस्तावना से भी आपको पता है, क्योंकि हम भारत के लोग, और फिर अंत में आपको पता है कि जो इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब भारत की जनता ने यह संविधान बनाया और वो ही फिर उसको एक तरह से अंगीकृत कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम भारत के लोग, आप ध्यान रखेंगे, संविधान का जो स्रोत भी है ये।
दूसरा आप देख पा रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, प्रभुत्व संपन्न राजनीति विज्ञान में आपने पढ़ा है किसी भी देश के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। तो भारतीय संविधान का भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आदर्श है कि एक भारत संप्रभु देश है, क्योंकि 1947 से पहले भारत एक संप्रभु देश नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर अब संप्रभुता का मतलब आपको पता है कि मतलब भारत की जो संपूर्ण आंतरिक मामले और बाह्य मामले, तो उन सब की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, पावर है, वो सारी भारत के पास, ठीक है, भारत की सरकार के पास, भारत के लोगों के पास। मतलब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारी जो आंतरिक और बाह्य निर्णय मामलों के निर्णय लेने की शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास थी। लेकिन अब भारत के संविधान में स्पष्ट है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, जो पूर्ण प्रभुत्व की शक्ति भारत के पास होगी, ठीक है। तीसरा समाजवादी। समाजवादी देखिए, ये वो समाजवादी नहीं है जो कम्युनिस्ट वाला समाजवादी या मार्क्सवादी समाजवादी। समाजवादी यहाँ पर वो कि जो उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर जो नियंत्रण है वो किसी एक वर्ग का नहीं होगा, बल्कि मतलब समाज के प्रत्येक जो वर्गों को एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। समाजवाद, ठीक है, वो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि जो प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जो आवश्यकता की चीज़ है वो अवश्य मिले। ऐसा नहीं है कि एक जो अमीरी और गरीबी के बीच बहुत खाई हो, और तो राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो न्यूनतम बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वो संसाधन उपलब्ध करवाएगी सरकार। तो समाजवाद आपको पता है, डिटेल से आगे हम इसको जानेंगे भी। तो ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो हमने अपनाई, ठीक है। नेक्स्ट, और ये समाजवादी आप इसको यूं भी कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, क्योंकि पूंजीवाद और समाजवाद की एक तरह मिश्रण है। तो वो प्योर समाजवाद जो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये एक मिश्रित मॉडल है हमारे यहाँ पर जो अपनाया गया था। चौथा आप देख पा रहे हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसको सामान्यतः हम धर्मनिरपेक्ष शब्द भी इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन संविधान में इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया, सेकुलर, ठीक है। तो यह पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो भारत का कोई एक पंथ नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है, जो संविधान है, वो किसी एक धर्म के लोगों या एक पंथ के लोगों के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, उनके हितों की बात नहीं करेगा, बल्कि कोई जो भारत का धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान सुरक्षा दी जाएगी। ये धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा धार्मिक आधार पे। तो इसको आप वैसे तो पंथ निरपेक्ष शब्द ही संविधान में यूज किया गया है, लेकिन आप धर्मनिरपेक्षता भी हम इसको सामान्यतः बोल देते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं छठे जो पॉइंट है, लोकतंत्रात्मक। भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट पता लगता है, और ये भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण आदर्श है कि एक डेमोक्रेसी, और आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में है भारत, और सशक्त लोकतंत्र है भारत, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम जो शक्ति है वो जनता के पास है। और आपको पता है किस प्रकार हमारे यहाँ पर एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें होती है, और वयस्क मताधिकार, बिना मतलब भेदभाव के, रंग, वंश, जाति, लिंग, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, बस प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार, अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार। तो एक सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आदर्श भारत के संविधान का। सातवां पॉइंट, गणराज्य। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, कई बार ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अब कई विद्यार्थी लोकतंत्र और गणतंत्र को एक ही मान लेते हैं, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। गणतंत्र का यहाँ मतलब होता है कोई भी देश हो, ठीक है। लोकतंत्र और गणतंत्र एक नहीं होता है। लोकतंत्र तो ठीक है, जनता का शासन होता है, लेकिन गणतंत्र क्या होता है कि उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चाहे प्रत्यक्ष या चाहे अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप से वो निर्वाचित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो देश गणतंत्र कहलाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वो चुना जाता है। सीधी जनता वोट नहीं डालती, लेकिन जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधानसभाओं में और संसद में, तो वो भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आपको पता है अमेरिका में भी जो गणतंत्र अमेरिका भी है, क्योंकि वहाँ भी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। लेकिन जैसे ब्रिटेन की हम बात करें, वो गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राजा, वो जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, बल्कि वो वंशानुगत होता है। इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तो कुल मिलाकर गणतंत्र वो देश होता है जहाँ वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता हो। अब यहाँ राष्ट्राध्यक्ष विद्यार्थियों में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष मतलब वो उसकी जो एक औपचारिक जो प्रधान होता है वो। राज्याध्यक्ष तो वो होता है जो जैसे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर है। ठीक है। हालांकि ब्रिटेन में ये कोई अंतर नहीं है, सॉरी अमेरिका में, वहाँ तो राज्याध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष वो राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन जहाँ संसदीय लोकतंत्र है, भारत है, ब्रिटेन है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्याध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में महारानी या महाराजा। ठीक है। तो ये आप गणतंत्र का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो 8वां पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण आदर्श है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए सबसे पहले हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि रंग, वंश, जाति, लिंग, मतलब किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक को अपनी उन्नति करने के पूरे पूरे अवसर उपलब्ध होंगे। जो समाज में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ न्याय। ठीक है। राजनीतिक न्याय मीन्स जो बोर्ड, जो राजनीतिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वोट डालना हो, चुनाव लड़ना हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना हो, उन सब में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर मिलेंगे। और आर्थिक न्याय कि आर्थिक न्याय में मतलब जो न्यूनतम जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, मतलब न्यूनतम जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, वो सबकी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्थिक न्याय में सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि जो गैप है, जो खाई है अमीरी गरीबी के बीच, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो न्यूनतम जो एक गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो कम से कम सबके पास होनी चाहिए, फिर अंतर हो सकता है। तो वो आर्थिक न्याय। तो ये सारी जो सुरक्षा है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है भारत की जनता को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आदर्श है। 9वां, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई है विचार और अभिव्यक्ति की। सबको मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की, बोलने की, अपने जो धर्म की, उपासना की, विश्वास की, वो स्वतंत्रता भी है। कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार उपासना कर सकते हैं। तो ये भी स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। ये भी एक मूल आदर्श है। 10वां, समानता का अधिकार प्रदान किया गया, मतलब सबके साथ समान व्यवहार होगा। अब समान का मतलब यहाँ समानता का मतलब कोई आर्थिक समानता वैसे नहीं, मतलब अवसर सबके पास समान होंगे। समानता का मतलब यह है किसी भी प्रकार के जो अवसर हैं वो सबके पास समान होंगे, उस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। बाकी फिर पूर्ण रूप से समानता तो खैर आपको पता है वो एक संभव भी नहीं है और न्यायोचित भी नहीं है। तो यहाँ समानता का मतलब है समान अवसर से है, अपॉर्चुनिटी से है। ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का जो आदर्श है, मूल्य है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया गया है कि देश क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी विविधता है, लेकिन वही है कि विविधता में एकता की कोशिश की गई है और पूरी कि राष्ट्र एक हो, मतलब एकता और अखंडता पर फोकस किया गया है कि विविधता में एकता हो, सब एकजुट रहे और अखंड भारत का निर्माण हो। ये एक महत्वपूर्ण आदर्श संविधान में भी इन शब्दों का यूज किया गया है और संविधान में अनेक प्रावधान है जिसके लिए प्रयास किए गए हैं कि एक एकता और अखंडता हो। बंधुत्व, आपको पता है संविधान की प्रस्तावना में भी ये शब्द यूज किया गया है और महत्वपूर्ण आदर्श है कि भाईचारे की भावना, प्रत्येक जो वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, मतलब किसी भी आधार पे कोई उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई आपसी मतभेद ना हो, मतलब एक भाईचारे की भावना पैदा हो, भाई बंधुत्व की भावना हो प्रत्येक भारतवासी के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट जो अंतिम जो आदर्श आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा, इस पर बड़ा फोकस किया गया। प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में पूर्ण जीवन जिए, मतलब एक जिसको हम कहते हैं ना कि अब जैसे हमने देखा है सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, उनको सबको स्वतंत्रता होगी, विचार की अभिव्यक्ति, मतलब वो कारण यही है, न्यूनतम सबको आर्थिक समानता होगी, आर्थिक न्याय होगा, सामाजिक राजनीतिक न्याय होगा,
समानता होगी। तो ये सब क्या है? इन सब से प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में पूर्ण जीवन जिएगा, क्योंकि एक जीवन जीना अलग चीज़ है, लेकिन संविधान एक गरिमा में पूर्ण जीवन जीने की बात करता है। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ जो महत्वपूर्ण आदर्श आप इनको कह सकते हैं, कुछ वैल्यूज कह सकते हैं, मूल्य कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं। अब परीक्षा में किसी भी तरीके से आपसे पूछे जाए, सारे पूछे जाएं तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। बड़ा प्रश्न भी इसको लेकर पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक शब्द उठा के आपसे पूछा जा सकता है। गणतंत्र क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? संविधान का स्रोत क्या है? लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है? समाजवाद का क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य? तो ये मैंने आपको सारे बता दिए। तो एक एक जो पॉइंट को लेकर भी प्रश्न आपसे 2 नंबर का, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, और सारे अगर आदर्श मूल्य उद्देश्य पूछे जाएं तो आप सारे ये बता सकते हैं। तो आशा है विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो में तो खैर इतनी ही चर्चा हम करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बस अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियो को साझा करें। आप अब घर पे रहते हुए इस महामारी के दौर में, कोविड-19 के दौर में जो आप घर पर रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, बस अच्छे से तैयारी करते रहें। हम भी उसमें एक थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और बेहतर तैयारी आप करें, और इन वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बस इस चैप्टर का एक वीडियो आपको और आएगा जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।